कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस और पाथ एनालिसिस, ये दो चीजें मूल रूप से कवर करना है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैडम से डिस्कशन हो रहा था, तो कुछ चीजें जैसे कि पार्शियल सेमी पार्शियल कोरिलेशन एनालिसिस और रिसर्च के, दरअसल आप जितने लोग बैठे हैं वो रिसर्च में इन सांख्यिकी को कैसे यूज करें, ये अंग्रेजी में बोलना नहीं है। हाँ, तो कब कहाँ यूज करते हैं, एक्चुअली कैलकुलेशन पार्ट आप सारे किताबों में देख लेंगे, लेकिन उसके उपयोग बड़ा आवश्यक चीज हो गया है। दरअसल हम ओपन साइंस फ्रेमवर्क की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। साइंस और साइंटिफिक रिसर्च में ट्रांसपेरेंसी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज हो गई है। तो जितना कुछ है मुझे कुछ हाइड नहीं करना है, तो जो भी डेटा है वो भी शेयर करना होता है। और बहुत से जर्नल जो अच्छे इंटरनेशनल जर्नल हैं, यदि आप डेटा शेयरिंग के बारे में न लिखें तो डेस्क रिजेक्शन कहते हैं, यानी एडिटर के पास जाएगा, आज आपने सबमिट किया, यदि मौका लगा तो आज, नहीं तो कल तक वो रिजेक्ट होकर चला आएगा और रीजन लिखा रहेगा कि रिसर्चर इज नॉट विलिंग टू शेयर द डेटा। तो इन चीजों के बारे में कल मैं कवर करूंगा। आज मैं कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस यह शुरू कर रहा हूं, और मैं विशेष परिस्थितियों की वजह से कोई विशेष अलग से स्लाइड नहीं बनाया, तो मैं जो अपने क्लासरूम टीचिंग में स्लाइड यूज करता हूं उन्हीं का उपयोग करूंगा। लेकिन जगह जगह जो है मैं कुछ आवश्यक बातों को जोड़ूंगा। तो सभी लोगों के सिस्टम में एमॉस है ना, तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि आप जो है सुनते हुए कॉन्सेप्ट को समझें, और जितना कॉन्सेप्ट समझ गए उसको यदि एमॉस में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो पहले वो हम कर लें, फिर लेक्चर को आगे बढ़ाएं। बीच में हम लोग ब्रेक लेते रहेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज पर द शेड्यूल। तो सबसे पहले मैं कंफर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस शुरू करूं, उससे पहले आप जानते हैं लेकिन मैं दोहरा रहा हूं, मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जो मेरी समझ है कि बहुत से लोग, इवन स्टैटिस्टिक्स के लोग, आप यूट्यूब पे यदि लेक्चर सुने तो वो भी सुन लेंगे, इवन जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं मल्टीवेरिएट में, उनमें भी कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं परिभाषा के रूप में जो ग्राह्य नहीं है। जैसे आप जो विद्यार्थी हैं, यदि पहले से बहुत इस पर अध्ययन नहीं किए हैं, तो जब मैं कहूंगा मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स, और यदि ये वर्कशॉप है लेकिन यदि हम इंटरेक्टिव डिस्कशन कर लें, मैं कुछ पूछूं आप बताएं, आप कुछ पूछें मैं बताऊं, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आमतौर पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स यदि दो या दो से अधिक हो गए तो दिमाग में इंप्रेशन बनता है कि ये मल्टीवेरिएट होगा। मैं जो है बड़े सरल तरीके से इसे स्पष्ट करता हूं कि यदि ये नंबर ऑफ वेरिएबल से होता तो जो हमारे पूर्व के सांख्यिकी वेत्ता थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स को, वो निश्चित कहते हैं कि मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स दैट इज मल्टीपल वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं। तो वेरिएट और वेरिएबल में अंतर है। वेरिएबल के एक वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन से यदि हम कोई एक कंपोजिट वेरिएबल बनाते हैं
तो उस कंपोजिट वेरिएबल को हम वेरिएट कहते हैं। तो जितनी स्टैटिस्टिकल जैसे मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस एक मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स है, आप पढ़ चुके हैं जैसा मैडम ने बताया। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस आपने कवर हुआ होगा, आपने पढ़ा। तो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में क्या किया आपने, कुछ डिसाइड किया कि कितने फैक्टर्स रखें। मान लीजिए आपने तय किया 3 रखें, फिर उन्हें रोटेट कर दिया जिससे उनका इंटरप्रिटेशन आसान हो। अब यदि आप ध्यान से देखें तो जो फैक्टर्स हैं, तो मान लीजिए फैक्टर 1 इज इक्वल टू कितने वेरिएबल्स, मान लीजिए 10 वेरिएबल x1 टू x10, तो x1 इंटू फैक्टर लोडिंग प्लस x2 इंटू फैक्टर लोडिंग प्लस x10 इंटू फैक्टर लोडिंग, ऐसे जोड़ दे, ये एक इक्वेशन हुआ। आप कर क्या रहे हैं, फैक्टर लोडिंग वेट मारते हुए 10 वेरिएबल को जोड़ दे, इसी को हम कहते हैं वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन। और चूंकि इस एनालिसिस में ऐसा कॉम्बिनेशन वेरिएट बनाया जाता है, देयरफॉर फैक्टर एनालिसिस इज ए मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स। यदि आप ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो हम बहुत कोविड के दौरान में यूट्यूब पे हिंदी अंग्रेजी दोनों में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि जैसे मल्टीपल रिग्रेशन आपने पढ़ा, सॉरी, तो जैसे मल्टीपल रिग्रेशन जो भी पढ़े होंगे आप, तो इसमें यह पता चला होगा कि यदि हमें किसी एक वेरिएबल आउटकम वेरिएबल को समझना है, if you have to understand explain how my health, say my mental health is determined by different factors, host of factors. My mental health may be predicted by my lifestyle. Those who are having active life, they will be relatively more healthy compared to those who are living in a sedentary lifestyle. ठीक है, तो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोज टहल रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, उनका मेंटल हेल्थ बेहतर होगा। वैसे ही जो लोग स्ट्रेस में कम हैं, उनका भी मेंटल हेल्थ बेहतर होगा। तो ऐसे यदि कई प्रेडिक्टर्स हैं, और जब इनको लेके हम किसी एक को प्रेडिक्ट करते हैं तो वो मल्टीपल रिग्रेशन हुआ। ठीक है, ऐसे जितने स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, वेक्टर एनालिसिस आपके वर्कशॉप में जो आप पढ़े कल या पिछले क्लास में, उसे छोड़ के ये बाकी जितने स्टैटिस्टिक्स हैं, इसमें हम वेरिएबल्स को 2 हिस्से में बांट देते हैं। कुछ को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रेडिक्टर वेरिएबल कह लेंगे, और दूसरा हिस्सा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और यदि स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं तो उसे आउटपुट वेरिएबल कह लेंगे। ऐसे स्टैटिस्टिक्स को तो जो मल्टीवेरिएट प्रेडिक्शन वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स हम कहेंगे, तो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस जैसे है वो मल्टीवेरिएट प्रेडिक्शन है। दूसरी ओर फैक्टर एनालिसिस जब आप सीखे होंगे तो ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा होगा कि 20 वेरिएबल्स हैं, ये आपस में इनके रिलेशनशिप को एनालाइज करें और देखें कि ये कितने अलग अलग क्लस्टर्स में बढ़ जाते हैं। जो वो ग्रुप हुए वेरिएबल्स थे उन्हें हमने कहा फैक्टर। अब इसमें कोई इंडिपेंडेंट है क्या, तो हम एनालिसिस के समय कोई आईवी और डीवी करते हैं। तो ऐसी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ यह होता है कि हाउ वेरिएबल्स रिलेट विद ईच अदर। ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं मल्टीवेरिएट कोवेरिएंस एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस इज वन एग्जांपल, ठीक है, and confirmation factor analysis is also similar to that. It is also multivariate covariance analysis. ठीक है, इन्हीं को दूसरे तरीके से हम जब बांटते हैं तो डिपेंडेंस वर्सेस इंटरडिपेंडेंस। तो जब हम कहते हैं कि मान लो 3 वेरिएबल्स हैं जो आपस में हाईली कोरिलेटेड हैं और वो एक फैक्टर से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि 3 वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड, हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक में वेरिएशन
दूसरे में वेरिएशन को प्रभावित कर रहा है। दूसरी ओर जब मल्टीपल रिग्रेशन हमने सीखा तो वहां पे हम यह तय करते हैं कि द आउटकम लाइक माय मेंटल हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट माय लाइफ स्टाइल, माय स्ट्रेस एंड एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे ऐसे मल्टीवेरिएट को हम कहते हैं डिपेंडेंस टेक्निक, जो है मल्टीवेरिएट टेक्निक्स। और जो कोवेरिएंस वाला है, तो यानी मल्टीवेरिएट कोवेरिएंस और इंटरडिपेंडेंस एक बात है, मल्टीपल मल्टीवेरिएट प्रेडिक्शन और डिपेंडेंस टेक्निक एक बात है। अलग अलग ऑथर्स जो स्टैटिस्टिक्स के हैं, इन्हीं चारों में से किसी नाम का प्रयोग कर लेते हैं। सो वी विल बी स्टडिंग फैक्टर एनालिसिस एंड स्पेसिफिकली कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। और वो क्या होगा कि इट इज ए मल्टीवेरिएट कोवेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। और आगे जब मैं कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में कुछ और अंतर प्रवेश करूंगा तो आपको यह पता चलेगा कि इससे बेसिकली एक ऐसी ब्रॉड स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसे हम कहते हैं कोवेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, उसी का एक हिस्सा है। तो इस टेक्निक के नाम में ही एक कोवेरिएंस बेस्ड, और कोवेरिएंस का मीन्स कोडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर है। अब ये एक डिस्टिंक्शन, हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या है ये बताया गया था या नहीं? नहीं नहीं, ये मैं जो दिखा रहा हूं तो एक्चुअली फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स क्या हैं, आप में से कोई यदि शेयर करे तो अच्छा लगेगा, जो आप चूंकि पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स कोई ऑब्जर्व्ड वेरिएबल नहीं है, ठीक है। जैसे वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल आप पढ़े होंगे, उसमें कई सब टेस्ट, और कुछ सब टेस्ट आपस में हाईली कोरिलेटेड होते हैं। जैसे वर्बल रीजनिंग, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे टेस्ट होंगे आपस में कोरिलेट और एक फैक्टर फॉर्म करते हैं जिसे हम कह देते हैं वर्बल। लेकिन क्या हम वर्बल इंटेलिजेंस डायरेक्टली मेजर करते हैं? नहीं, हम तो उनके इंडिकेटर्स को मेजर करते हैं। तो इस लिहाज से जो फैक्टर्स हैं दे आर लेटेंट। तो इसीलिए कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस को कभी कभी लेटेंट वेरिएबल मॉडलिंग भी कहा जाता है। और कुछ ऐसी बुक्स हैं, ठीक है। मैं चाहूं तो आपको केवल खाने के लिए मैंने कुछ खोल रखा था, यदि दिख जाए तो मैं आपको दिखाता हूं, जो पूरी की पूरी पुस्तकें केवल इसी पे है, ठीक है। मुझे अपने फोल्डर को खोलना पड़ेगा। चूंकि आप सीखने की जरूरत होगी तो आप ये समझें कि ये जिसको हम घंटे 2 घंटे में ही डिस्कस करेंगे वो, जैसे देखिए ये बुक है, मैं इतना ही देख लीजिए, पूरे खोलने की जरूरत नहीं। लेटेंट वेरिएबल मॉडल्स एंड इंट्रोडक्शन टू फैक्टर पाथ एंड स्ट्रक्चरल इक्वेशन एनालिसिस, ये पूरी की पूरी बुक सिर्फ इसी पे है। तो मेरा सिर्फ आपको इतना समझाना था, आप अभी विद्यार्थी हैं, बहुत से लोग, कुछ इसमें अध्यापक भी हैं जो हम सभी सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं। अभी मैं थोड़ा ही जानता हूँ, बहुत नहीं जानता हूँ। तो ये लेटेंट वेरिएबल मॉडल्स जो है किन्हें कहेंगे, तो जो हमारे कंफर्मेटरी फैक्टर मॉडल है वो भी एक तरह का लेटेंट वेरिएबल मॉडल है, और इवन एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस भी एक तरह की लेटेंट वेरिएबल मॉडलिंग है, ठीक है। और पाथ एनालिसिस अभी आज चर्चा नहीं करेंगे, या लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट एक साथ कंफ्यूज होने लगेंगे, ठीक है।
उसी तरह से कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस भी अपने में पूरी की पूरी एक विधा है, और कई पुस्तकें हैं, जैसे मुझे ये लगता है कि बेहतर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक, इस पे मुझसे की अपेक्षा है कि मैं कुछ घंटे में करूं, और इतने सैकड़ों पेज की ये पुस्तक है, एंड देयर आर सेवरल बुक्स, सो इट इज वेरी रिच फिल, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ट्रांसफर व्हाट आई नो अबाउट फैक्टर एनालिसिस टू यू। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा। तो मैं फिर से अपने स्लाइड पे आ जाता हूँ। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा था कि फैक्टर्स जो मॉडलिंग करते हैं, और मॉडल का अर्थ समझिए, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड मॉडल। तो थ्योरी बेसिकली ए सेट ऑफ सिस्टमेटिक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को पोर्ट्रे करता है। तो जो थ्योरी कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई एक बात करें, तो उसमें कोई ना कोई चीज जो है आउटकम होगा, और कुछ न कुछ कारण हो। मॉडल क्या है? इट इज ए सबसेट, ठीक है, स्पेसिफाइड बेस्ड ऑन द थ्योरी। तो वो सबसेट ऑफ वेरिएबल्स कैसे रिलेट करेंगे, इसको जब हम पोर्ट्रे करते हैं तो उन्हें हम मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो मॉडल का अर्थ मतलब ये पिक्टोरियल मॉडल है, तो इसी को मॉडल नहीं कहेंगे। यदि हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मॉडल और सिंपल रिग्रेशन मॉडल। लीनियर मॉडल का मतलब हाउ वेरिएबल्स रिलेट, एंड दैट रिलेशनशिप जनरली बेस्ड ऑन पुराने जो हमारे ज्ञान है और जो सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों पे आधारित होते हैं। तो ये जो फैक्टर मॉडल दो तरह के होंगे। एक को कहते हैं हम रिफ्लेक्टिव फैक्टर, जो फैक्टर एनालिसिस आपने सीखा कल, तो जो उसमें जो फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स बेसिकली रिफ्लेक्टिव कहते हैं। मैं समझाऊंगा ये है क्या। और दूसरी, जब बहुत से लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को भी एक तरह का फैक्टर एनालिसिस कहते हैं, और हम लोग शुरुआती दौर में और अभी भी यूज करते हैं पीसीए। लेकिन स्टेटिस्टिकली तो कंपोनेंट्स दो चीज, दोनों ही लेते हैं, दोनों हमने मेजर नहीं किया है, हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके इन्फर करते हैं। ठीक है, और दोनों ही, लेकिन एक जो है कि मैं रिफ्लेक्टिव कह रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखें। जैसे फैक्टर एनालिसिस में लिखा हूं, आप मन में इसको इंटेलिजेंस से रिप्लेस कर लीजिए। जहां एफ ए लिखा है, इसको मान लीजिए कि एक फैक्टर नाम दिए, और ये तीन उसके इंडिकेटर, रीजनिंग, मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड। और हम ये मानते हैं कि जिनकी रीजनिंग बेहतर है वो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनकी मेमोरी अच्छी है, खासतौर से कैरल की थ्योरी में बात लिखी हुई है। और तीसरा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड, जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो सूचनाओं को जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। अब एरो कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपकी रीजनिंग अच्छी है इसलिए आप इंटेलिजेंट है, सोचिए, या आप इंटेलिजेंट हैं इसलिए आपकी रीजनिंग अच्छी है, सोचिए। और कुछ लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, तो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्वेश्चन आंसर सेशन। तो बताएं कि क्या है, क्या स्थिति हमारा, इंटेलिजेंट है इसलिए मेरी मेमोरी, रीजनिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड बेहतर है, ये कहना ठीक होगा, या ये कहें ये हम है हमारी इसलिए हम इंटेलिजेंट। दूसरा कि हमारी रीजनिंग अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, इसलिए हम इंटेलिजेंट है। आमतौर पर ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस एक हिडन कॉन्स्ट्रक्ट है जो आपके कुछ बिहेवियर्स में रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए रिफ्लेक्टिव कहते हैं। और इसलिए आप एरो देखें, या फिर इंटेलिजेंस मानिए, सो इट इज इंटेलिजेंस in the three indicators, that is your reasoning ability, your working memory or other aspect of memory, and your processing speed. दूसरी ओर थोड़ा सा साथ चलिए, ठीक है। दूसरी ओर पीसीए को आप
आप रिप्लेस कर लीजिए SES, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। और इसमें एजुकेशन, दूसरे वाले इनकम, और तीसरे वाले को आप कहते हैं मतलब रहन सहन, क्या कहेंगे? हाँ, कुछ समझ लीजिए। अब जो जिनके यहाँ मतलब वो लोग हाई एस के होंगे, जिनके यहाँ बड़े अच्छे फर्नीचर्स और बड़े इतनी बड़ी इससे बड़ी टीवी हो, और जो छोटी टीवी से काम चला रहे होंगे, वो वाला आस्पेक्ट। अब ये सोचिए आप, वो लोग जो एजुकेटेड हैं, तो इसलिए वो हाई, वो उनका इनकम अच्छा है इसलिए वो हाई एस है, यानी कि इंटेलिजेंस के उलट बात कह रहा हूँ। आप इंटेलिजेंट हैं, इसलिए इंटेलिजेंस आपकी रीजनिंग को बेहतर कर रहा है, आपकी मेमोरी को बेहतर कर रहा है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपकी इनकम अधिक है इसलिए आप हाई एस में हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए आप हाई एस में हैं। तो दोनों डिफाइन और कॉज चेंज इन दी लेटेंट वेरिएबल। तो ऐसा फॉर्मेट, तो पहला है रिफ्लेक्टिव फैक्टर, ठीक है। और याद रखने के लिए निमोनिक है कि माई इंटेलिजेंस इज रिफ्लेक्टेड इन माई रीजनिंग मेमोरी। और इसको याद रखने के लिए फॉर्मेटिव फैक्टर का मतलब होता है कि हम इन तीनों को जोड़ करके एक स्कोर ऐसे निकाल। तो यहाँ क्या होता है कि हमारा जो इंडिकेटर है वो डिफाइन करता है कि मेरे लेटेंट वेरिएबल का लेवल क्या होगा, जबकि रिफ्लेक्टिव में मेरे लेटेंट वेरिएबल का लेवल बताता है कि मेरे इंडिकेटर्स की स्थिति क्या हो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसे बताने की जरूरत क्या थी? तो जरूरत इसलिए है कि आमतौर पे हम ज्यादातर ये रिफ्लेक्टिव जो फैक्टर मॉडल है इसको यूज करते हैं, और ये बड़ा डिबेट है, इस पे बहुत से बुक्स और पेपर्स हैं, उन्हें आपको पढ़ना होगा। हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू, जैसे अभी कंफ्यूजन हुआ, कुछ ने कहा कि इंटेलिजेंस फॉर्मेटिव की तरह है और कुछ ने कहा नहीं सर रिफ्लेक्टिव है। तो उसके बने हुए हैं कि उनका प्रयोग करके आप तय कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्टिव है। यहाँ बताने का सिर्फ यह उद्देश्य था कि जब हम आमतौर पे हम रिफ्लेक्टिव फैक्टर मॉडलिंग करते हैं, और यदि आप फैक्टर मॉडल्स को देखेंगे तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब लेटेस्ट डिफाइन कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, तो एक तो आप एक कह सकते हैं जो जेनरिक डेफिनेशन है, लेकिन एक अंतर है। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो लेटेंट फैक्टर के नंबर और डायमेंशन है, वो नोन नहीं होते हैं। और सीएफए में क्या है कि मुझे पहले की थ्योरी से, पहले के रिसर्च से, अपने अनुभव से मालूम है कि इसमें इतने डायमेंशंस होंगे, तो प्री डिफाइंड फैक्टर स्ट्रक्चर नहीं होगा। अच्छा, प्री डिफाइंड फैक्टर स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। और हम टेस्ट करेंगे कि जो सीएफए में कि एक प्री डिफाइंड हाइपोथेसिस होगी कि हमारे वेरिएबल्स ऐसे ऐसे जुड़ के ये फैक्टर बनाएंगे। जैसे पुराना मान लो स्लाइड देख लो, हम कहेंगे कि ये 3 मील के इंटेलिजेंस डिफाइन करेंगे, ये 3 मील के एसीएस डिफाइन करेंगे। तो ऐसे यदि प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है और हम उसे टेस्ट करते हैं कि ये डेटा से फिट बैठ रहा है या नहीं, तो उसको हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। और ये एक इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस से डेफिनेशन है, इसको साथ साथ पढ़ लिया जाए, आप पहले मन में पढ़ें। दो चीजें हैं, ध्यान दीजिए। एक ए प्रायरी मॉडल है, पहले से डिफाइन मॉडल है, और मॉडल को हमने बताया कि कैसे वेरिएबल्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, इसी को हम मॉडल कहेंगे। तो जैसे इंटेलिजेंस 3 चीजों से रिलेट कर रहा है, तो ये एक मॉडल हो गया। तो हम देखते क्या है कि जो हमारा प्री डिफाइंड थ्योरी बेस्ड रिसर्च बेस्ड मॉडल है, वो सही है या नहीं, वैलिड है या नहीं। तो ये एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्रोच बेस्ड
एनालिसिस है, जबकि इसीलिए इसको हम एक्सप्लोरेटरी नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी का तब यूज करेंगे जब हमें पता ही नहीं है करना क्या है। जैसे जब कटेल ने पर्सनालिटी डेवलप करना किया होगा थ्योरी अपनी, तो उन्होंने देखा होगा कि कोई प्री डिफाइंड मॉडल नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने, अच्छा इसमें कितने लोग नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, जरा सा हाथ उठा दें। क्योंकि तो मतलब मेरी एनालिसिस ठीक थी, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कुछ नॉन साइकोलॉजी के लोग हैं। मैं थोड़ा सा एकोमोडेट करूंगा कि आपके लिए भी ये कुछ अ, ग्रहणीय हो जाए। तो ये सीएफए में पहले से एक कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है और हमारे पास कुछ हमने नए आंकड़े इकट्ठे किए, उस आंकड़े से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हमारे पास दो स्ट्रक्चर हो गए। ये मान लीजिए जैसे प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है बॉटल का, और हम एक नए मटेरियल से नया बॉटल बना रहे हैं। तो अब मैच करके देखेंगे कि ये दोनों कैसे हैं। कुछ मिलीमीटर सेंटीमीटर थोड़े से आकार प्रकार में अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग उनका ये लगभग एक साइज एक आकार प्रकार के हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा नया डेटाबेस बोतल है, दैट इज गुड फिट टू दी थ्योरी, और इसलिए दिस वैलिड। तो अब इसको हम कुछ लेटेंट ट्रांसफर जैसे साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस और ये है। आप किस बैकग्राउंड से हैं? हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में स्टेटिस्टिक्स यूज होता है, कुछ जानते हैं? ठीक है। तो इस तरह का जो हिस्ट्री में बहुत सी चीजें हैं। अब आपको मैं हिस्ट्री के लिए अलग एग्जाम्पल दूं, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे बहुत से राजाओं महाराजाओं के इतिहास में चित्र हैं, ठीक है। और उन चित्र तरह तरह के expressions हैं, और उन एक्सप्रेशंस को हम अलग अलग तरह से कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखने से हम कहें कि आदमी किस तरह का है, तो कई हम एक मान लीजिए स्केल बना लें कि आदमी सरल सज्जन लग रहा है या बड़ा दृढ़ है। कुछ इस तरह के स्केल बना लें, और मान लीजिए किसी एक मुगल काल के जितने शासक हुए उनको ले लें, किसी दूसरे काल या दूसरे तरह के जो शासकों का ग्रुप है उनको ले लें। अब आंकड़े इकट्ठे कर लें, तो देखें कि क्या राजाओं महाराजाओं के कुछ जो इतिहास में जो चारित्रिक गुण थे उनको भी देखें कि अकबर ऐसे थे, ठीक है, औरंगजेब ऐसे थे। ये भी आप कर सकते हैं, और फिर देखें कि ये क्या उनका कोई खास व्यक्तित्व प्रकार था। तो इन्हीं आंकड़ों को यदि आप फैक्टर एनालिसिस जो कल कौशल जी ने बताया उसको आप कर लें, तो आपको कुछ स्ट्रक्चर मिल जाएंगे कि आमतौर पे राजा महाराजाओं का व्यक्तित्व ऐसे होता है, ठीक है। बट यू विल हैव टू एकोमोडेट विथ मी, क्योंकि मैंने इसको ध्यान रखा साइकोलॉजी को, और ऑडियंस का मुझे नहीं था। लेकिन यदि आपको दिक्कत हो तो पूछिएगा। अब जो मॉडल बनाते हैं, हमने पहले ही दिखाया कि जो स्क्वायर में वेरिएबल्स दिख रहे थे उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं, और जो गोल या एलिप्स में चीजें दिखेंगी वो लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं। वो या तो लेटेंट फैक्टर्स होते हैं, या वो तो रिफ्लेक्टिव होगा या तो फॉर्मेटिव होगा। लेकिन अब भूल जाइए, अब हम जितनी मॉडलिंग करेंगे वो सब रिफ्लेक्टिव फैक्टर मॉडलिंग होगी। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें कि ईएफए सीएफए में क्या अंतर है, तो आपको जो कल पढ़े उससे क्या अलग है कुछ ज्ञान होगा। अभी आप बाईं तरफ वाली चीज को पढ़िएगा। तो जो पहली चीज मैंने बताई है वही पहला पॉइंट लिखा है कि ये एक्सप्लोरेटरी जो है, जैसा कि नाम में है, ये हमें स्ट्रक्चर पता नहीं है, हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं। जबकि दूसरी और कंफर्मेटरी एक वैलिडेशन अप्रोच है, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग टेक्निक है, जिसमें हमारे पास पहले से एक प्रस्तावित उत्तर है और वो उत्तर सही है या गलत है इसकी हम जांच करते हैं। दूसरी चीज ये है कि एक तरह का स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है, ये भी एक डिबेटेबल विषय है। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि सीएफए इज टाइप ऑफ एसईएम,
तो अभी यही मान लिया जाए। लेकिन सबसे पहले जो सीएफए जिस आदमी ने शुरू किया था, उसका नाम था जोरेस कॉग, ठीक है। और जब उन्होंने सीएफए डेवलप किया, तो उन्होंने ये बताया कि देयर इज ए स्टैटिस्टिकल मॉडल दैट इज कॉल्ड जीएलएम, जनरल लीनियर मॉडल, और सीएफए भी उसी जनरल लीनियर मॉडल का हिस्सा है और सीएफए भी उसी का हिस्सा है। बाद में जोरेस कॉग ने ही जब और डेवलप किया, तो उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम डेवलप किया जिसका नाम था लीनियर स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। फिर से सुनिएगा, लीनियर स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, और इसे एब्रिविएशन में कहते हैं लिस्ट्रल। एल आई से लीनियर, एस से स्ट्रक्चरल, और आर ई एल से रिलेशनशिप, लिसरल। और बाद में इसी एल्गोरिदम को यूज करके सॉफ्टवेयर बन गया, और पहला जो सॉफ्टवेयर शुरुआती दौर में आया वो लिसरल ही था, जिससे हम एसीएम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह का ये स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है। और दाहिनी तरफ जो है, जैसे हमने वहां रिफ्लेक्टिव मॉडल दिखाया था, देखिए ये एक लेटेंट वेरिएबल है। अब यहाँ अंतर ये है एक्सप्लोरेटरी से कि हमें ये मालूम नहीं है, यहाँ हम पहले से डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक लेटेंट फैक्टर, अभी मैं नाम नहीं दिया हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे ये इंटेलिजेंस है, और मैं इसके 3 इंडिकेटर रख रहा हूँ कि ये इंटेलिजेंस इज कॉजिंग चेंज इन, देखिए एरो किधर जा रहा है, लेटेंट फैक्टर से ऑब्जर्व की ओर, तो ये कॉजिंग चेंज इन इंडिकेटर 1, इंडिकेटर 2, इंडिकेटर 3। तो ऐसे ही मॉडल को हम बनाते हैं, और सबसे सरल जो सॉफ्टवेयर है वो एमॉस है। अनफॉर्चुनेटली इट इज अवेलेबल विथ यू ऑल, तो हम उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये भी कुछ एक कंट्रास्ट है कि क्या डिफरेंस है ईएफए और सीएफए में। कॉन्स्ट्रेंट कैसे पहला लिखा है, तो ईएफए में कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होता है। सीएफए जब मैं अभी बनाऊंगा मॉडल को सिखाऊंगा, तो सीएफए में हम एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, यदि वो ना करें तो हमारा मॉडल आइडेंटिफाई ही नहीं होता है। तो जनरली हम इक्वलिटी कॉन्स्ट्रेंट जैसे कर सकते हैं, हम किसी वेरिएंस या कोवेरिएंस को पहले से डिफाइन कर सकते हैं। जनरली हम फैक्टर लोडिंग कांस्टेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कांस्टेंट है वो एक मेट्रिक, एक स्केल का काम करता है, और लेटेंट वेरिएबल को यूनिट फ्री बना देता है, ठीक है। इसलिए हम उसको कांस्टेंट करते हैं, जबकि दूसरी ओर आप देखें कि इसमें हम करते हैं और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। उसी तरह से स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन तो दोनों में संभव है, लेकिन ईएफए में अनस्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन भी हमें मिलता है, जबकि ईएफए का जो सॉल्यूशन होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड ही होता है, ठीक है, आमतौर पे सॉफ्टवेयर के आधार पर। फैक्टर रोटेशन, ठीक है, आपको पढ़ाया गया होगा वेरीमैक्स, क्वार्टीमैक्स, बहुत से प्रोमैक्स, ऐसे रोटेशन का नाम आप सुने होंगे, कुछ याद होगा कुछ भूल गया होगा। ये हम एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में करते हैं। क्यों करते हैं वो भी आप सीखे होंगे, कि जो फैक्टर्स हैं वो सिंप्लीफाइड हो जाए, जिससे हमें उनमें अलग अलग फैक्टर्स दिखने लगे, हम उसे पहचान पाए, उन्हें नामकरण कर पाए, इसलिए। लेकिन ये चीज क्यों, सोचिए। हाँ बोलिए, बहुत थियरी ड्रिवन है, तो इसकी वजह से क्या है कि हम पहले से ही, इन्होंने बिल्कुल सही बताया, पहले से ही एक रोटेटेड फैक्टर, हमने बिग फाइव पर्सनालिटी बनाया, कोस्टा मैक्री ने ढेर सारे ईएफए किए, और अंत में ईएफए करने के बाद उन्होंने एक मॉडल दे दिया। अब ये मॉडल ऑलरेडी रोटेटेड है, तो हम तो केवल इतना ही टेस्ट करेंगे ना कि हमारा डेटा उस मॉडल में फिट बैठ रहा है या नहीं। अब हम क्यों रोटेट करेंगे, क्योंकि जो हमारा रेफरेंस, जो हाइपोथेसाइज्ड मॉडल है वो ऑलरेडी रोटेटेड है। तो जानना चाहिए कि दिस इज नॉट डन और नॉट एप्लीकेबल, वाई, ठीक है। उसी तरह से फैक्टर स्कोर्स जनरली हम निकालते हैं, यहाँ पे फैक्टर स्कोर नहीं निकालते हैं, लेकिन यहाँ जो सीखने वाले लोग हैं जो चाहें तो लिख सकते हैं कि जैसे एमॉस में एक मेथड है जिसे हम कहते हैं डेटा इम्पुटेशन।
तो उस डेटा इम्पुटेशन टेक्निक को यूज करते हुए, ठीक है, वो फैक्टर स्कोर की तरह चीज अब पाई जा सकती है, लेकिन आमतौर पे फैक्टर स्कोर निकालने की रिक्वायरमेंट इस कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसे मैंने पहले ही कहा कि कंफर्मेटरी की परिभाषा ही है कि वो थ्योरी ड्रिवन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करता है। और जबकि एक्सप्लोरेटरी में कोई हाइपोथेसिस है नहीं। उसी तरह से गुडनेस ऑफ फिट, यहाँ पे सावधानी से सुनिएगा और लिखना हो तो लिखिएगा कि जनरली एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में पिछले क्लास में जब पढ़े होंगे मॉडल फिट बताया गया था या नहीं। एक्सप्लोरेटरी ईएफए जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। बट यदि जानना हो देन इट कैन बी कंप्यूटेड रेट्रोस्पेक्टिवली, बाद में फैक्टर एनालिसिस कर लीजिए और बाद में आप कंप्यूट कर सकते हैं। जब कंप्यूट करेंगे तो इसी कंफर्मेटरी फैक्टर मॉडल के एल्गोरिदम को ही यूज करेंगे। तो ये कंप्यूट किया जा सकता है, लेकिन एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस का जो स्टेटिस्टिकल टेक्निक है उसमें ये इनबिल्ट नहीं है। और बाकी सॉफ्टवेयर पैकेजेस का कुछ नहीं है। अब ये एक जनरल स्टेप है जिसमें पहले को मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा और यहीं से मैं कहूंगा कि सभी लोग सुनते हुए एमॉस खोल ले, ठीक है। एमॉस ग्राफिक्स, ये हमने कुछ स्टेप्स बनाए हैं, इसमें और स्टेप हैं। जैसा समय होगा तो उन स्टेप्स को मैं लास्ट में रखा हूँ एक स्लाइड में, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। मैं बीच बीच में यहाँ से स्विच करूंगा और आपके साथ एमॉस पे हम लोग मिल के सीखेंगे, कुछ करेंगे। तो पहला ये है कि मॉडल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक हाइपोथेसिस बनानी होगी ना। और मॉडल कंस्ट्रक्शन में पहला चीज है जिसको हम कहते हैं मॉडल स्पेसिफिकेशन, यानी यह बताना कि ये रिसर्चर किसी रिसर्च के आधार पे, किसी थ्योरी के आधार पे, द रिसर्चर विल डिफाइन हाउ वेरिएबल्स विल रिलेट विद द लेटेंट, हाउ द इंडिकेटर्स विल, which indicator will relate with which latent factor, ये हमें बताना होगा। मॉडल आइडेंटिफिकेशन बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी है और इसको मैं अभी आगे कवर करूंगा कि ये तीन तरह की सिचुएशन आती है। एक को कहते हैं जस्ट आइडेंटिफाइड या सैचुरेटेड मॉडल, दूसरे को कहते हैं ओवर आइडेंटिफाइड और तीसरे को कहते हैं अंडर आइडेंटिफाइड। यदि ओवर आइडेंटिफाइड मॉडल होगा तभी हम मॉडल टेस्ट कर पाएंगे। तो इस आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा कवर करूंगा। तो यदि मॉडल हमने डिफाइन कर लिया, वो आइडेंटिफाइड हो गया, यहाँ एक छोटे से बात में समझें कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मॉडल तब आइडेंटिफाइड कहा जाएगा जब हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस को यूज करें, एनालिसिस शुरू करें, तो जितने पैरामीटर्स हैं जैसे फैक्टर लोडिंग, फैक्टर्स का आपस में कोरिलेशन, इन्हीं को हम पैरामीटर्स कहते हैं, वो यूनिक पैरामीटर्स एस्टिमेट किया जा सके। यानी उस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में हर पैरामीटर का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आए। यदि हमने एनालिसिस किया और हमारी तीन चार फैक्टर लोडिंग आए कि 0.5 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है, तो ये आइडेंटिफाइड मॉडल नहीं है। यदि मॉडल आइडेंटिफाइड है तो इट विल yield a unique solution for each and every parameter। तो इतना ही है। और इसके बाद फिर हम मॉडल इवेल्युएशन करेंगे कि मॉडल फिट है या नहीं। वो कैसे करेंगे मैं आगे बताऊंगा। और एक्चुअल में जो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है वो स्टेप 2 तक ही खत्म हो जाती है इन स्ट्रिक्ट सेंस, कि यदि हमने मॉडल बनाया कि ये 5 पर्सनालिटी के डायमेंशन हैं, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म वगैरह वगैरह, और इनसे ये आइटम जुड़े हैं, और वो मॉडल जब हमने देखा कि फिट नहीं है तो हम कहेंगे कि कोस्टा मैकरी की थ्योरी जो है सही नहीं है।
मॉडल इज रिजेक्टेड। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली कंफर्मेटरी अप्रोच, ठीक है, जहां पे हाइपोथेसिस को रखिए लेकिन हम बीच में चलते हैं तो हम कुछ एक्सप्लोरेटरी भी देखते हैं कि यदि इस मॉडल में थोड़े बहुत संशोधन कर दिए जाएं तो क्या ये मॉडल फिट हो सकता है। इस जगह पे अगला स्टेप आता है मॉडल मॉडिफिकेशन। ये कैसे करते हैं, अब यहां से ये एक्सप्लोरेटरी कंपोनेंट हो गया। हम एक एक को हटा बढ़ा के देखते हैं कि अच्छा इस वाले को हटा दें तो क्या ये फिट हो रहा है, यदि इसको डिलीट कर दें तो क्या फिट हो रहा है, यदि इन दोनों को आपस में कोरिलेशन हटा दें या लगा दें तब फिट हो रहा है। अब ये तरह तरह की चीजें हैं, जब हम लोग करेंगे एक्चुअल तो सीखेंगे। तो यदि हमने मॉडल मॉडिफिकेशन किया तो हमें बार बार अब ये इसको 3 और 4 गिन लीजिए गिनती से, तो मॉडल मॉडिफाई किया तो तुरंत हम रीटेस्ट करेंगे कि मॉडल फिट हुआ या नहीं, फिर अनफिट है फर्दर मॉडिफाई। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अक्सर गलती होती है नए लर्नर्स को कि वो इकट्ठे ही सारे मॉडिफिकेशन कर देते हैं। आपको वन एट ए टाइम करना है, एक मॉडिफिकेशन कीजिए और देखिए कि मॉडल फिट बढ़ा या नहीं। यदि मॉडल फिट हो गया खत्म, और नहीं तो जो है आप फिर से मॉडिफाई करिए, फिर टेस्ट कीजिए, फिर से मॉडिफाई, तो भी स्विच बिटवीन स्टेप 3 and 4। अब ऐसे करने में कभी कभी ये होता है कि आपको जो फिट का स्टैंडर्ड है उस पर संभव है कि 2 मॉडल ऐसे मिल जाएं जो लगभग एक जैसे फिट हों। तो यह ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्टरी फिट था, लेकिन आपने एक मॉडल बनाया उससे थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन वो भी क्राइटेरिया पूरा फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये तय करना भी होता है कि जितने मॉडल हमने बनाए अल्टरनेटिव, उसमें से विच मॉडल इज द बेस्ट मॉडल, कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है, सबसे श्रेष्ठ मॉडल है। तो ये डिसीजन कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी इतनी ही चीजें हैं, इसके बाद यदि समय रहेगा तो एक चीज और है कि जनरली हम किसी एक खास सैंपल पे काम करते हैं तो हो सकता है कि वो फैक्टर मॉडल उस खास तरह के पॉपुलेशन के लिए ठीक हो लेकिन दूसरे के लिए ना हो। जैसे मान लीजिए हम पॉपुलेशन को जेंडर के आधार पर तो हिस्से में कर सकते हैं, तो हम यह भी देखते हैं कि जो मॉडल हमने दिया क्या यही मॉडल मेल और फीमेल दोनों के लिए लागू होता है, यानी मॉडल में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। इस एस्पेक्ट को कहते हैं मॉडल इनवेरिएंस टेस्टिंग। तो इसको हम कवर करेंगे। सो दिस इज द आउटलाइन दैट आई विल कवर। अब ये मॉडल हाइपोथेसिस, तो जैसे मैंने कहा कि बेस्ड ऑन रिसर्च एंड थ्योरी वी डिफाइन, ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि हम चित्र के रूप में ही दिखाएं। वी कैन राइट द मॉडल इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, लाइक देयर इज वन द मोस्ट पॉपुलर एंड द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर CFA एंड अदर ACM इज M प्लस, ठीक है, और वहां पे आप कोई चित्र नहीं बना सकते, यू विल हैव टू राइट दिस मॉडल इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। तो एक ऐसा हम मॉडल बनाएंगे और फिर उस मॉडल को हम या तो चाहें तो डिफरेंट इक्वेशंस और पाथ में या तो ग्राफिकली हम ड्रा कर सकते हैं। और ये एक मॉडल है जो इस रियल डेटा को मैं दिखाऊंगा भी आपको। तो ये एक स्केल है जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्केल। 21 आइटम वर्जन, 21 आइटम का है और बहुत पॉपुलरली यूज्ड है एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मतलब हम कैसे CFA यूज करते हैं यही सीखना है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोगों ने इसको एक प्रोजेक्ट में यूज किया आपने इस स्केल को, तो देखा कि हिंदी वर्जन तो अवेलेबल है लेकिन इसकी फैक्टर स्ट्रक्चर और अन्य वैलिडिटी के एस्पेक्ट टेस्टेड नहीं है। तो वाकई में जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो इन्हीं 3 लेटेंट फैक्टर डिप्रेशन स्ट्रेस, आपको ये दिख रहे होंगे नाम, डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी को मेजर कर रहा है या नहीं, ठीक है। और ये पहले से डिफाइंड, ये जैसे मैंने लिखा है ना 3, 5, 10, 13, 16, ये आइटम नंबर हैं। ये इतने पहले से जिसने स्केल बनाया वो तय किया था कि हमारे ये आइटम डिप्रेशन को मेजर करते हैं, ये आइटम। तो डिप्रेशन जो है इन
बिहेवियर में चेंज लाता है, जैसे आपको भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, वगैरह वगैरह। वैसे ही एंजाइटी के ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, तो एंजाइटी की वजह से इसमें वेरिएशन दिखेगा, और ये स्ट्रेस। यहाँ पे इसमें हम लोगों ने ये भी कहा कि चूंकि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सभी एक तरह के मेंटल डिस्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करते हैं, और दिस इज कॉमन अंडरलाइन थिंग इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये आपस में related, जो लोग स्ट्रेस पे हाई होते हैं, हो सकता है उनकी एंजाइटी हाई। अब ये ध्यान दीजिए, जिन्होंने लास्ट 21 बनाया था उन्होंने ये बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा था कि हमारे 3 इंडिपेंडेंट, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये रिलेटेड। अब हम जब नहीं आएगा तो कोरिलेशन हटाएंगे भी, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमें कोरिलेशन जोड़ना पड़ा। तो इस तरह से इस मॉडल को टेस्ट किया, और अभी मैं दिखाऊंगा आपको एमॉस में। तो ये मॉडल पहले बार में फिट नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, ठीक है, और एमॉस इंटरफेस को आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर पहले एमॉस को जानिए, अभी केवल मॉडल बनाना है, हम कोई भी ऐसे मॉडल कहेंगे और आप बना दीजिए, ठीक है। इससे अभी कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करेंगे, देखिए ये मॉडल बना हुआ है। तो पहले ये ऐसे हमारे में बना है, हम बोले हैं तो ये मॉडल खुल गया, क्योंकि यहीं से मैंने कॉपी किया आपके स्लाइड में। ये रियल डेटाबेस एनालिसिस है। अब आप में ये खाली होगा, है? तो यदि आप कई मॉडल टेस्टिंग शुरू करेंगे तो आपको भी ऐसी स्थिति दिखेगी कि अरे खाली तो आ नहीं रहा है। तो हमें क्या है, यहाँ फाइल से हम जाएंगे, और इस एमॉस की खासियत ये है कि आप देखेंगे तो इधर बहुत से आइकन हैं जो इस मेनू से अवेलेबल है, इन मेनूज में, लेकिन जो ज्यादातर यूज होने वाले फंक्शंस हैं वो यहाँ पे आइकन के रूप में दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक नया डायग्राम खोल लेता हूँ, ठीक है। आपका भी ऐसे ही खुला हुआ है। अब मान लीजिए दो फैक्टर बनाने, एक को आप फैक्टर 1 और दूसरे को आप कहिए फैक्टर 2। फैक्टर हमेशा, आपने अभी बताया नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस और एससीएम में इन जनरल दो तरह के वेरिएबल्स होंगे, एक ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स जिन्हें हमने मेजर किया है, और दूसरे लेटेंट वेरिएबल, ठीक है, जो इनवर्ड वेरिएबल है। तो लेटेंट वेरिएबल्स को हमेशा हम जो है एलिप्स के रूप में या सर्किल में दिखाएंगे, और जो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं उन्हें हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह से दिखाएंगे। अब यहाँ आप देखिए, जैसे मुझे मान लीजिए मैं बना रहा हूँ आपको, तो मैंने ये यहाँ सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए, आप माउस क्लिक करिए और ऐसे ड्रैग करिए, ऐसे एक बन जाएगा, बन गया। अब ये हटा नहीं है, ये दिख रहा है ना। हमने कहा था कि दो फैक्टर बनाना है, एक ऐसे कर दिया, ठीक है, और मैं कुछ आड़ा तिरछा भी बनाऊंगा, ऐसे कर दिया। इसके बाद, ठीक है, मैं वो सिखाऊंगा, मतलब ये भी तो जानना है ना, पहले टेस्टिंग तुरंत नहीं शुरू करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत नहीं फंसती है। नहीं, सब एक साइज के वेरिएबल का नाम आ जाए उतने ही होते हैं। तो 5 बन गया, एक और मैं जानबूझ के इसे ऐसे कर रहा हूँ जिससे आप सीख सकें कि कैसे करेंगे। अब ये हो गया। अब मुझे दो फैक्टर यानी लेटेंट वेरिएबल बनाना है, ठीक है, ऐसे एक हम बना दिया, और एक यहाँ बना दिया, मान लीजिए ऐसे। अब मुझे क्या करना है कि एक ये वाला एरो ले रहा हूं मैं, देख रहे हैं ना, वन डायरेक्शनल एरो, और इसको यदि हम फॉर्मेटिव बनाते तो इधर से इधर जोड़ते, लेकिन मैं ऐसे करके कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा। मैं फिर से कर रहा हूं, ये अंडू करना भी सीखिए। देखिए ये सेलेक्ट नहीं हुआ, जब सेलेक्ट होगा तो देखिए
अब मैं यहाँ से फिर से कर रहा हूँ। हाँ, या तो कंट्रोल जेड से अनडू करिए, या तो यहाँ देखिए अनडू बटन और उसके बगल में रीडू बटन। जैसे मैंने अनडू किया, ये हट गया, मैंने रीडू किया तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं अनडू कर रहा हूँ। अनडू क्यों कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव फैक्टर बनाना है, तो यानी बैकवर्ड की तरफ से इंडिकेटर की ओर तीर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग बनाइए फटाफट। ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए जब मैं यहाँ ला रहा हूँ ये लाल हो जा रहा है, हो रहा है ना सर्किल में चेंज। देखिए जब मैं यहाँ ले आके देखिए यहीं छोड़ रहा हूँ या यहाँ छोड़ रहा हूँ, यहाँ छोड़ रहा हूँ, नहीं आएगा। जब यहाँ आएंगे तो ये ग्रीन होगा। ऐसे आप कर लीजिए। अब ये सारे एरो आप छोड़ लीजिए। ठीक है, अभी मैं फिर टास्क दूंगा और मैं घूमूंगा, अब जिससे सीख पाए मॉडल बनाना। ठीक है, अभी हम दो मॉडल बना लिए, लेकिन देखने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, बेतरतीब लग रहा है। बन गया आप लोगों का कि नहीं? बन गया? अरे अध्यापक ने बच्चे बना लिए कि नहीं? अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं। अब ये क्या है कि जैसे ये तीर बड़ा उल्टा सीधा दिख रहा है, ये बक्से जो है आगे पीछे दिख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले देखिए ये ले रहा हूँ, ये हाथ में एक पेन लिया हुआ हाथ दिख रहा है ना, इसको लिया और मैं यहाँ पे टच कर दूंगा। देखिए ये तीर अपने आप सीधे हो गए। तो बहुत मेहनत नहीं करनी है, यही है माउस की खूबसूरती है। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, ये एरो हो गए। अभी भी ये बराबर नहीं है जो हमारे बक्से हैं, मतलब कोई यहाँ है कोई वहां है, देखने में ध्यान रखिएगा एनालिसिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट इट बी। जब हम ये मॉडल नहीं रिपोर्ट करते हैं तो हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, हम सीधे वैल्यूज पेपर में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन यदि मॉडल लिखना है तो इसे थोड़ा ठीक करने की जरूरत होगी। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रक जैसा आइकन बना है जो चीजों को घुमाएगा फिराएगा, तो मैं इस ट्रक आइकन को ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ कर दिया। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ, अब मैं इधर से एक ही तरफ से लाइन मिला सकता हूँ, तो मैं इस साइड से मिला रहा हूँ जहाँ एरो मिल रहा है। ठीक है, इसको मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आगे है, मैं थोड़ा सा यहाँ कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो है मुझे ये लग रहा है कि ये तो पर्याप्त दूर है, इसको मैं यहाँ कर दिया। इसके भी इस सिरे को मैंने मैच कर दिया ना। अब मुझे लग रहा है कि ये कम से कम पहले से ठीक लग रहा है। सीखते जाइए, अभी मैं दूसरा दूंगा बनाने के लिए, फिर मैं आके देखूंगा। ये अब इस हैंड को मैं एक बार और ले रहा हूँ, सोचिए क्यों? इसलिए कि मुझे लग रहा है कि ये तीर भी सब एक जगह सीध पे नहीं है। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इन्हें कुछ हिला डुला रहा है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये तीर भी जो है इन बॉक्स के सेंटर में कर रहा है, तो हम यहाँ भी कर लिए। अब एक चीज ये है कि हम चाहेंगे कि बक्से भी बराबर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फिर से मैं जो जो आप सीखे, यहाँ पे आपको मॉडल बनाने के हथियार हैं। ठीक है, ऊपर जिससे हमने बनाया, यहाँ मॉडल को दुरुस्त करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें हमने इससे एरो ठीक किया, फिर क्या किया था, एरो ठीक करने के बाद इस ट्रक से हमने मूव करके एक जगह सीट में ला दिया। ठीक है, अब मुझे इन्हें रीसेट करना है, तो ये जो आइकन है, जहां देखिए एक बक्सा है जिसमें चार लाल लाल दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको? इसको क्लिक कर दीजिए, बस क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आइकन आ रहा है। अब मैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्लिक किया, देखिए इतना छोटा हो गया अपने आप ही, आपका भी छोटा हुआ होगा। अब मैं इसे अंदाज से खींचूंगा, जैसे मुझे लग रहा है कि बड़ा हो रहा। अब मैं लग रहा है कि ये नीचे वाले के बराबर मैं करना चाह रहा हूँ, तो ये बराबर हो गया। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि देखो बराबर तो ये हो गया विड्थ में, लेकिन लेंथ में बराबर नहीं हो पा रहा है। तो ये मैं यहाँ ले आके छोड़ दिया। ठीक है, अब मुझे भी देखिए मेहनत करनी पड़ रही है, आपको भी मेहनत लग रही है क्या?
करने में। तो सरल तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए अब वो आपके वेरिएबल नेम के ऊपर डिपेंड करेगा, तो एक बार आपको एक वेरिएबल को रिसाइज करना पड़ेगा। जैसे अब कल्पना कीजिए कि मुझे लगता है कि ये वाला साइज आप लोगों को भी लग रहा होगा कि पर्याप्त है, ठीक है, जगह भी है, मैं इसी के बराबर सबको कर दूं, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा कि अब यहाँ आइए, देखिए यहाँ पे एक जो है कुछ दिख रहा है आइकन, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, यदि कहीं होगा तो कोई चीज कहिएगा, मैं दोहराऊंगा, रिपीट करना है किसी को, क्लियर। अब यहाँ मुझे लग रहा है कि ये वाला है, तो मैंने कहा कि जो इसकी हाइट है और इसकी जो विड्थ, यही बात है तो स्क्वायर में आप भी क्लिक कर लीजिए, इसको ड्रैग कर दीजिए बाकी, ठीक है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके देखिए ले जा रहा हूँ, देखिए आपको इसमें कुछ दिख रहा है ना कि ड्रैग हो रहा है, ये इसको ले आके मैं इसको छोड़ता हूँ, इस वाले पे छोड़ रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, इसके बराबर हो गया। फिर मैंने इसको ड्रैग किया कि इसको भी उसी के बराबर कर दो। अच्छा, इसी को ड्रैग कर सकते हैं, चलिए इस, हाँ ये हाइट एंड विड्थ लिया, मैं अब दूसरे में दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप करेंगे, मैं घूमूंगा बिल्कुल जब तक सीखेंगे, मैडम का ये आग्रह था, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाषण कम करना अधिक हो, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग मान लीजिए इसको तय करते हैं, इस बीच वाले को, कि ये ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से पकड़ रहा हूँ और इस पे देखिए मैं ला रहा हूँ, जो कि पतला लंबा साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए उसके बराबर हो गया। फिर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा कठिन नहीं लग रहा है, जब यदि हमारे बड़े मॉडल हों तो इतने एक एक ड्रैग करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको रीसेप साइज के आधार पे कुछ को जो है छोटा बड़ा कर ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे फिर से। अब मैं चाहता हूं कि ये सब एक साथ, ये जितने हैं, ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ ड्रैग हो जाए। तो सबसे पहला काम करना होगा कि जिसकी प्रॉपर्टी एक समान है, यानी जिन बक्से के हाइट विड्थ एक समान करने हैं, उनको हम, तो ये देखिए एक आइटम यदि मैं इसको दबाऊंगा तो ये देखिए सब सेलेक्ट हो जाएगा, सब नीला हो गया। और अनसेलेक्ट करना है तो ये जैसे सेलेक्ट करना है, हाथ उठा लिया, बंद कर लिया तो अनसेलेक्ट, ठीक है, मुट्ठी बंद, अनसेलेक्ट। और एक उंगली से तो एक बार में एक सेलेक्ट, तो मैं एक बार में एक सेलेक्ट लूंगा। और ध्यान दीजिए कि जब ये लाल इस पे होगा तभी ये सेलेक्ट होगा, लाल हुआ मैं क्लिक कर दिया, देखिए नीला हो गया। फिर मैं किया इसको, ये नीला हो गया, फिर ये नीला हो गया। अब इन्हीं को हमें एक बराबर करना है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये छूट गया था और ये भी हो गया, गड़बड़ हो गया। अब मैं इस प्रॉपर्टी को ड्राइव करना चाहता हूं, यहां ले आ दिए, हाइट विड्थ को ही रखेंगे। अब ये सब बड़े दुबले पतले दिख रहे हैं, जो सबसे नीचे वाला है इसी को आदर्श मान लिया जाए, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा कि इस आदर्श को यहां से माउस से दबा करके ड्रैग करूंगा और इनमें से कहीं छोड़ सकता हूं, जहां आप कहें, मैं चलिए यहां छोड़ देता हूं। ये एक ये हो गया, ठीक है। लेकिन यदि कहीं ध्यान दीजिएगा, जो गलती होगी वो गलती क्या होगी कि जैसे मैं अब इसको कर रहा हूँ डी सेलेक्ट ऑल और गलती से कहीं सेलेक्ट ऑल है, ठीक है, और ये गलती कर जा रहा हूँ, तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसको ड्रैग करो, ठीक है। तो ये देखो गोले के भी आकार जो है ना, तो केवल है गोला गोला ही रहेगा, उसका हाइट, ये केवल दो ही इस प्रॉपर्टी को बदल रहे हैं, हाइट और विड्थ। इसको अनडू करके देखते हैं, तो हो गया। अब ये सिलेक्ट ऑल मैंने पर्पसफुली किया था। अब यदि सर्च पर्चे में छापना हो तो ऐसा ये नीला काला जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो ठीक नहीं लगता है। हमने जो देखा है पेपर्स में वो व्हाइट वाले होते हैं, खाली खाली से होते हैं। अब इनको हम
खाली कैसे करें, ठीक है। तो भी मैं सिखा रहा हूँ, पहले इस प्रॉपर्टी में से समझ लीजिए कि जब आप चेक किए हैं तो उसे अनचेक करना, जब काम खत्म हो जाए तो अनचेक करना न भूलें, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, अभी फिर खोलूंगा इसे। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा और कर लूं, ये मैं रिसाइज करने जा रहा हूँ और देखिए इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ध्यान दे रहे हैं, तो ये एक साथ सब रिसाइज हो रहा है। तो आप चाहें तो इस फंक्शन का भी सेलेक्ट करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए सब एक साथ एक ही रिसाइज हो रहे हैं ना। थोड़ा सा मैं ऐसे कर दिया और थोड़ा सा ऐसे कर दिया, जरा सा और कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको छोड़ के इस ट्रक को मैं उठा लेता हूँ और इसको, दरअसल मेरे में वो वाला माउस नहीं है तो थोड़ी सी कठिनाई ये कर रहा है। ये ट्रक हुआ और इसको मैं मूव कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये भी सेलेक्ट ऑल है ना, इसको पहले अनसेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अनसेलेक्ट करिए और फिर ट्रक से, अब मैं जान के इसको बाहर कर रहा हूँ। अब ये मॉडल जो है बड़ा खराब है, मतलब ये जब आप प्रिंट करेंगे ना तो ये कैनवास के बाहर जो दिख रहा है वो कट जाएगा, आएगा नहीं। तो क्या करें, दो तरीके हैं, बस इतना, इतने पे एंड करेंगे फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे और ये सारे तरीके आपको इस्तेमाल करने हैं। तो दो तरीके, एक इधर कहीं ये क्या लिखा हुआ है, इस पे देखिए, जब भी होमवर्क करेंगे उसको ड्रॉप डाउन में दिख रहा है, और पा रहे हैं आप रीसाइज। मैं इसको दबा दूंगा, आप लोग दबा के देख लीजिए, दबाइए, आ गया पेज में। लेकिन मैं जो करूंगा वो दूसरा काम करूंगा। मुझे लग रहा है कि ये देखने में इतना बड़ा बड़ा मेरे वेरिएबल का नाम है, यदि आप पेज में फिट कर देंगे तो वेरिएबल उसमें चिपक जाएगा। मुझे साइज यही चाहिए और फिट भी चाहिए। अब ये मेरी जिद है, तो भी संभव है। अब यहाँ पे हम, ये एक तरह का इंटरफेस है जिसपे हम काम कर रहे हैं, तो इस इंटरफेस की प्रॉपर्टी को ही बदल दें। तो यहाँ जब जाएंगे व्यू में तो देखिए कई प्रॉपर्टीज हैं, इंटरफेस प्रॉपर्टीज, एनालिसिस प्रॉपर्टीज। तो हम केवल अभी इंटरफेस को छेड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो ये पोर्ट्रेट लेटर है, मैं कहूंगा कि ये ठीक नहीं है, इसको लैंडस्केप A4 कर दो। अब लैंडस्केप A4 करने के बाद, ठीक है, मैं यहां से सेलेक्ट ऑल करता हूं और एक बार ड्रैग करके कोशिश करता हूं कि देखूं कि इसमें आ रहा है कि नहीं। तो लगभग ये आ गया, ठीक है। यदि ये नहीं है तो मैं फिर जा रहा हूं इंटरफेस प्रॉपर्टी को छेड़ने। और भी साइज है, जैसे ये 5 तो साइज छोटा होता है ना, इसमें कोई बड़ा साइज दिख रहा है? नहीं नहीं, होगा कहीं ना कहीं, नहीं तो कस्टम होगा, ऐसा नहीं, सॉफ्टवेयर ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। हमें लग रहा है कि लीगल को करके देखते हैं। लीगल, थोड़ा सा लीगल जो है ना, उस साइज को कहते हैं जिसपे एफिडेविट वगैरह कचहरी में लिखते हैं, लंबा वाला पेज, ठीक है। तो ये सेलेक्ट ऑल है। अब मैं इसको फिर, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं और आपके साथ डिलिबरेटली ऐसे सीख रहा हूं जिससे आप इस साथ में सीखें। अन्यथा ये मैं 1 मिनट में बना देता तो आपको सब भूल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा काम, तो हम इसको डीसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये यदि इसे हमें इरेज करना होगा तो ये हम चाहते हैं कि अब आप लोग अपना इरेज करेंगे, तो ये एक एक करके या तो इसे डिलीट करें, ठीक है। जैसे ये किए, ऐसे हम मिटा दें, पेज खाली हो जाएगा। और या तो फिर हम यहाँ जाएं और आप यही करिएगा, यहाँ जाके न्यू करिए, ये पूछेगा कि इस वाले को क्या करें,
रखें का नहीं, अभी तो हम सीख रहे थे, इसे रखना नहीं है। डू यू वांट टू सेव योर वर्क? नो। और नो करने के बाद जो इसका डिफॉल्ट पोर्ट्रेट पेज है वो आ गया। आमतौर पे अधिकांश का मॉडल इसी में होगा। अब एक अंतिम लर्निंग कराऊंगा, ये मॉडल आप बना लेंगे तो कि इसमें जो समय लग रहा है वो समय और कम होगा। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको आप सेलेक्ट करिए। तो ये बेसिकली फैक्टर मॉडल बनाने के लिए ही है। तो अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए इस बार हम लोग जो है 4 फैक्टर मॉडल बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक गोला हमने बना दिया, एक फैक्टर बन गया। अब इसी पे इसमें 4 इंडिकेटर हैं, इसके 4 वेरिएबल्स हैं। तो मैं 4 बार क्लिक करूंगा। देखिए 4 बार क्लिक किया, 4 बार आ गया। इसको यहाँ ले आऊंगा, यहाँ पे फिर एक आकार प्रकार ऐसे बना दिया। ठीक है, इसमें 5 वेरिएबल हैं, आप यही बनाते जाइए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है, इसमें 3 है, एक यहाँ पे है, इसमें 6 हैं। जहां जहां मैं बना रहा हूँ कोशिश करिएगा कि उसी के आसपास बने, तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 कर दीजिए। अब देखिए इतने फैक्टर्स को देखने में सब अलग अलग लग रहे हैं मॉडल की तरह। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो इन मॉडल्स को जनरली, जो हमने जैसे अपना डास मॉडल दिखाया तो गोले सब इधर दिख रहे थे ना, स्क्वायर इधर दिख रहे थे, ये ऐसे उल्टा दिख रहा है। तो हम एक फंक्शन और सीखेंगे। ये क्या है देख रहे हैं, इस पर होवर करिए, रोटेट द इंडिकेटर वेरिएबल्स। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये एक एरो सर्कुलर, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और ध्यान दीजिएगा सेलेक्ट होने के बाद एक नजर डाल लीजिएगा, देखिए बाकी से वो थोड़ा हल्का नीला हाईलाइटेड दिख रहा है। अब इसको ले आएंगे, देखिए यहाँ पे ले आएंगे तो आपको दिखेगा। इसे क्लिक किए, इधर घूम गया, क्लिक किए, हम इधर चाहते हैं, ये कर दिए, इधर कर दिए। ठीक है, ये एक जो है बनाए, छूट गया। चलिए अभी इसको काट दें। और इसके लिए इसको भी घुमा दिए, इसको भी घुमा दिए। अब ये अंदाज सभी को घुमा के हम एक साथ आएंगे तो क्या ये कितने लंबे पेज में आ पाएंगे? इसलिए मैं क्या करूंगा कि इसको मैं इधर घुमा दूंगा। ठीक है, तो घुमाने से कुछ नहीं हुआ। अब एक ये भी बचा हुआ है, इसे भी मैं इधर ही घुमा दूंगा। अब आप जो है कोशिश करिए कि ये जो इधर वाले 2 फैक्टर हैं, तो ये पेज के अंदर एक तरफ साइड में अलाइन हो जाए, और ये दोनों एक तरफ साइड अलाइन हो जाए। देखिए करिए, कैसे करेंगे मैं आप बता चुका हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। इसी में इतने ही पैनल में सब है, इसी को घुमाना है और ट्रायल एंड एरर करना है। जैसे मैंने ये घुमाया, यहाँ देखिए ट्रक लिया और इसको किया, तो देखिए तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये तो चला जा रहा है ऐसे। सेलेक्ट ऑल, एक एक सेलेक्ट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। तो एक डॉक्टर सुब्रा जी ने ये ट्राई दिया, जैसे देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, लेकिन तब भी देखिए क्या होगा, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। और तब मूव करते हैं, तब भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। देख रहे हैं ये हुआ, लेकिन ये वाला जो है आरा तिरछा हो रहा है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो एक तरीका और हो सकता है, पहले डी सेलेक्ट कर दिए, यहाँ देखिए कुछ गुब्बारे जैसे एक आइकन लग रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़िए क्या लिखा है, प्रिजर्व सिमेट्री। तो ये जो 3 कमान लगे हुए हैं, एक जिस सिमेट्री में है उसको प्रिजर्व करना है। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिए।
इसके साथ दूसरा फंक्शन, यही एक ऐसा फंक्शन है कि इसके साथ दूसरा भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये मूव सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए मैं इसको घुमा रहा हूं, देखिए सब एक साथ घूम रहे हैं ना। इसको मैंने ऐसे कर लिया। देखिए ये सीखना भी हमारा दायित्व है। देखिए मैं एक लाइन में कोशिश कर रहा हूं कि हो जाए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लाके यहाँ रख रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जा रहा हूँ जिससे कि ये बराबर हो जाए, और इसको मैं यहाँ बीच में ले आ दे रहा हूँ। अब देखिए ये लगभग सब बैठ गए। इस एसिमेट्री को डीसेलेक्ट करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो और चीजें गड़बड़ होंगी। वन एट ए टाइम जो काम करना है एक बार हम करेंगे। देखिए हमने सब डीसेलेक्ट कर दिया। अब ये मॉडल जो बड़ा बेतरतीब लग रहा था, ये तरतीब में दिखने लगा। अभी टेस्टिंग वगैरह नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। अब लंच के या ब्रेक के जो भी आपका होता है, उसके बाद जब हम लोग आएंगे, जब आप चाहेंगे तो ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो एक डेटा मैडम ने दिया है, उस डेटा बेस्ड हम लोग मॉडल बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो बाकी हमने चीजें मैनिपुलेशंस की थी, उन्हें आप करके देखिए। जैसे देखिए यदि मैं ये सिमेट्री को ऐसे सेलेक्ट करके और ये करके यदि देखिए मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं। ये एक इंडिकेटर का एट ए टाइम, जैसे ये भी मुझे लग रहा है कि सब एक जैसे नहीं है। तो देखिए ये लगभग एक जैसे हो गए। अब ये आपके एस्थेटिक सेंस, टाइम, एफर्ट और प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, ठीक है। ये भी मुझे कुछ दूर लग रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर लग रहे हैं। इनको मैं थोड़ा सा पास ला रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैं पास कर दे रहा हूँ। अब क्या है कि इसकी वजह से मुझे कुछ स्पेस मिल गया। ये मैं बंद कर रहा हूँ इसको अभी, और एक दूसरा काम करूंगा, ये आखिरी है। कि जैसे हमने डास बनाया था तो हमने कहा था कि एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब आपस में कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे ये बाई डायरेक्शनल एरो लेंगे हम, कि ये इससे कोरिलेटेड है, ठीक है। सबको सब से कोरिलेट करना है। तो मैं इसको अंडू कर दे रहा हूँ। आप सबको सब से कोरिलेट करिए। मैं घूम रहा हूँ, जब मैं देखूंगा तो आगे कैसे ठीक होगा बताऊंगा। आप करें। हाँ, सब सब ये एक ही पैटर्न है, केवल अलग अलग। ये जो हमारा नाटक है, तो मान लीजिए तो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो फिक्स नाटक आज दिख रहा है। तो वो वैसा मॉडल है, सब आपस में कोरिलेटेड है। अभी मैं अगला भाषण दूंगा, फिर अगला करेंगे। अब ये जैसे देखिए बाई डायरेक्शनल एरो है। यहाँ पे किसी ने मुझसे कहा कि सर मैं ये इसको कर रहे थे ऐसे हो जा रहा है, हो तो गया। लेकिन ये यह कह रहा है कि इसको यदि आप, हम लोग उर्दू फारसी वाले नहीं हैं तो हम दाहिने से बाएं नहीं पढ़ते, हम बाएं से दाएं, इसलिए थोड़ा उल्टा लग रहा है। तो ये कह रहा है कि इधर से इधर भी जा सकता है। तो आप इसको, आप कर क्या रहे थे कि यदि आप यहीं से एक ही, तो ये इधर से एरो बनाएंगे तो ऐसे ही जुड़ेगा, ठीक है। और इधर से बनाएंगे तो ऐसे जुड़ेगा। और इसकी एक
एक और खासियत है कि कोई ऐसी चीज जोड़ने की कोशिश करेंगे जो निरंतर नहीं जुड़ेगा तो जुड़ेगा ही नहीं। अब खींचते रहिए, ठीक है। जिससे करिए, कर लीजिए, जिनका हो जाए वो हाथ उठाएं, और जिनका, सबको सबसे जुड़ना है। सबको सबसे जोड़ने का मतलब, जैसे यदि 3 है तो एक को 2 से, एक को 3 से, 2 को 3 से। तो जैसे पहला क्या है, एक को 2 से, एक को 3 से, एक को 4 से, एक को 5 से। फिर 2 को 3 से, 2 को 4 से, 2 को 5 से। फिर 3 को 4 से, 3 को 5 से, और फिर 4 से 5 को। इतने गोले बनेंगे, ठीक है। और सॉरी, बाई डायरेक्शनल एरो बनेंगे। जिनका बन गया है, कुछ लोग, कितने एरो बने? अच्छा, वेरी गुड, बहुत से लोग बना लिए। अब देखिए मैं कर रहा हूँ ना, ये भी मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं आपके कष्ट को समझ पा रहा हूँ। तो एमॉस में एक यहाँ प्लगइन्स दिया होता है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा, देखिए, ड्रा क्रू वेरिएंसेस, ठीक है। इसके पहले ध्यान दीजिए कि कोवेरिएंस का मतलब दो चीजों को, ये मेरा, ये वेरिएबल से ये लेकिन फैक्टर 1 से 2 है, ये यदि बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, कोवेरी कर रहा है। तो ये कोवेरिएंस, और यहाँ मैंने ड्रा किया, देखिए ये जहां जिस तरह से बनाना है इसने बना दिया। गिनती छूटने की भी संभावना नहीं है, बस ये है कि इसको अनसेलेक्ट ऑल करना। बस ध्यान दीजिएगा, यदि आपने किसी को छोड़ दिया सेलेक्ट करना तो वहां से एरो नहीं। तो एक करके एक बार देख लीजिए, एक बार और देखो, देखें यदि अनडू कर दे तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको जिनको जिनको आपस में बाई डायरेक्शनल यानी कोरिलेट करना है, जोड़ना है, उनको सेलेक्ट करिए। जब सेलेक्ट करेंगे तो वो कैसा, नीला दिखने लगेगा। जब सभी जोड़ने वाली चीजें नीली दिखने लगी तो आपको प्लगइन्स में जाना है और इसमें ड्रा कोवेरिएंसेस, ठीक है, इनको ढूंढना है, और ढूंढने के बाद बस केवल उसे क्लिक कर देना है। मैं करूं क्लिक? समझ गए? यहाँ पे पहुंच गए? अब मैं क्लिक कर रहा हूं और ये सबका सबसे रिलेशन हो गया। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग केवल मॉडल बनाना सीख रहे हैं। अभी ये मॉडल रन वन नहीं करेगा। मॉडल रन करेगा तो आप करें, एक प्रैक्टिस दे सकते हैं और ब्रेक करें या ब्रेक कर दें? नहीं, जैसा ऑडियंस, तो एक छोटा सा आप लोग इसको इसको फिर से न्यू कर दिया जाए, ठीक है। ये मैंने 2 डेमो दिया, इसको न्यू करते हैं। एक सरल फैक्टर बनाइए, ठीक है, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। केवल 4 फैक्टर है, पहले में 4, दूसरे में 5, तीसरे में 5, 4, 5, और इसमें पहला और दूसरा फैक्टर आपस में कोरिलेटेड, और तीसरा और चौथा फैक्टर आपस में कोरिलेटेड, बाकी किसी से कोई कोरिलेशन नहीं है। यह आप बताइए, केवल आसान होता है। फिर आप थोड़ा नहीं करना चाहिए, आप उसी को एडिट करने लगेगा। फिर पहले 4, दूसरे तीसरे से 5, आप जो पहले से मॉडल बना है उसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन
ये तो यही तो पहले निर्णय करना है। देखो उसी में हिट मिस करो, इतने ही आइकन इन्हीं से होगा। एक बार करो होगा। ये ड्रॉप वेरिएंसेस वाला चक्कर नहीं लगाना है, ठीक है। अब बस यहीं से हम लोग ब्रेक करेंगे। अब इस मॉडल को इरेज मत कीजिएगा, ब्रेक करने के बाद रहने दीजिए। ये जैसे पहले में हमने कहा था 4 5 5 6 यही कहा था ना। ये जैसे 4 है, इसको हाँ देखो, जो मूव करने में जिन्हें दिक्कत हो रही है उसको मैं मूव करके दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ हमने इसको इधर कर लिया एक फैक्टर। अब मुझे मूव करना है तो पहले मैं पैरिटी रखना चाहूंगा मूवमेंट में और फिर ट्रक को सेलेक्ट करूंगा, और जब मैं इसे मूव करूंगा तो ये सब होगा। यदि मुझे किसी एक को मूव करना है तो मैं ये पैरिटी हटा लूंगा और केवल ट्रक से यदि करूंगा तो ये केवल एक एक मूव होगा। ठीक है, जैसे मैंने जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो, जैसे ये लाल हुआ, इस एरो को यदि मैं मूव करना चाहता हूं तो इस एरो को भी मूव कर सकता हूं। मैंने कहा इसको, देखो ये हट गया, इसको ले आके मैंने यहाँ जोड़ा, ये यहाँ जुड़ जाएगा। देखो तो एक एक एलिमेंट, जैसे केवल इस गोले को घुमाना है तो ये गोला यहाँ घूमेगा ऐसे, किसी एक को जैसे घुमाना है। लेकिन यदि ज्यादातर हमें जो है सिमेट्रिकल घुमाना होता है, इसलिए
बेहतर ये होता है कि आप इस सिमेट्री वाले को ले लें। ठीक है, तो हम लोग अभी सेशन को ब्रेक करें जिससे कि आपकी ग्राह्यता बनी रहे। एक अंतिम चीज आपको बताएंगे, क्योंकि आप में से कोई कह रहा है सर अब किसी का फैक्टर 1-2 नीचे है, किसी का फैक्टर 3-4 नीचे है, तो फैक्टर नेमिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ डबल क्लिक करिए। ठीक है, और यहाँ देखिए लिखा है वेरिएबल नेम। देखिए ये है, इसी को नेम करना। यहाँ हमने फैक्टर किया, यहाँ पे लिखा फैक्टर 1। ठीक है, या आई मैंने कर दिया, मेरा ये नंबर की काम नहीं कर रहा है। फैक्टर 1। हाँ, नहीं देखिए ये है, यहाँ सेलेक्ट करिए और यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखिए। तो ये नहीं, देखिए एक वेरिएबल लेवल है, फैक्टर 1, ये वेरिएबल लेवल है, लेकिन यहाँ यही चीज टाइप करेंगे तो ये नहीं लेगा। फैक्टर 1 तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे करें। तो हम वेरिएबल लेवल अभी यूज कर ले रहे हैं, और इसको यदि कोई और चीज लेवल करना है, जैसे मान लीजिए हमें लेवल करना होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए इसे करना है, तो मैं कहता हूँ आइटम 1। ठीक है, फिर इस पे क्लिक करूंगा, कहता हूँ ये आइटम 2। मान लीजिए हम आइटम ही लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आइटम 3। 33 ले लिए। यहाँ जिसको एक बार खोल लिए, जिसको क्लिक करिए उस पे आ जाइए। इसको मैं लिखता हूँ आइटम 4। तो ये लेवल का है। ठीक है, वैसे ही देखिए, जैसे मैं अब इस पे क्लिक करता हूँ, इस एरो पे, तो देखिए ये पैरामीटर्स को जब मैं करूंगा तो देखिए इस एरो पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पैरामीटर है। क्योंकि ये हम फैक्टर मॉडल बना रहे हैं, तो फैक्टर मॉडल को आइडेंटिफाई करने के लिए एरर्स को कंस्टेन करना जरूरी होता है, कि सभी एरर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इन्हें तो सभी पे देखिए 1-1 है। और यहाँ क्योंकि ये हमारी एमआई टाइप चीज हो, कुछ हो जिसमें अलग अलग यूनिट्स के वेरिएबल है, जैसे ये मान लीजिए मिलीमीटर का वेरिएबल है, ये केजी का वेरिएबल है, ये माइक्रोग्राम का है, ये मिली सेकेंड का है। तो लेटेस्ट वेरिएबल भी हो जाए, तो इसके लिए हम एक को यही मैट्रिक, तो यदि ये है तो बाकी कितने यूनिट, ये हमारा मास ये कैलकुलेट करेगा। तो ये लिंक करते हैं, कांस्टेंट के लिए जरूरी होता है। अब यदि जैसे इस एरो पे हम क्लिक किए और इस 1 को हटा देंगे, तो हम लोग सेशन ब्रेक के बाद आएंगे और एक्चुअल डेटा पे काम करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि यदि कांस्टेंट नहीं होगा तो सूचना देगा। तो कर लेगा ये ब्रेक कर लेंगे आप। हम तो ले लेंगे, चाय पी लेंगे। हाँ, लंच।